आप सभी सुधी जनों को नमस्कार। साथियों, इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से वरिष्ठ कथाकार मृदुला गर्ग जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही जो कड़ी समाप्त हुई उसमें हमने उनकी कहानियों पर चर्चा की। कथाकार उर्मिला शिरीष जी ने उनकी कहानियों के भीतर के विभिन्न तत्वों की ओर हमारा ध्यान दिलाया, कथा वस्तु को लेकर, भाषा को लेकर, और जो खास शैली है मृदुला गर्ग की उसको लेकर, वह किस तरह से बेबाक रूप में मृदुला जी अपनी कहानियों में उपस्थित है। आज की यह कड़ी मित्रों मृदुला जी के उपन्यासों पर केंद्रित कड़ी है। पत्रकार रही और पत्रकारिता पढ़ा रही डॉक्टर शिल्पी झा आज हमारे साथ जुड़ रही हैं और वे खास तौर से मृदुला गर्ग के उपन्यासों में स्वयं मृदुला गर्ग किस तरह से उपस्थित है, किन किन कोणों से, इस पर बात करें। हम जानते हैं कि उन्होंने मृदुला गर्ग जी से बातचीत की है और उसमें भी ऐसी कई बातें मृदुला जी ने उन्हें बताई। उन सब पर चर्चा होगी और कई जगहों पर, कई अपने वक्तव्यों में भी मृदुला जी इस बात का जिक्र करती रही हैं कि उन्हें आत्मकथा नहीं लिखनी है और क्यों नहीं लिखनी है इसके भी वे उत्तर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी रचनाओं में, चाहे उनके उपन्यास हो या कहानियां हो, वे कई कई तरह से स्वयं को उद्घाटित करती रही हैं। यद्यपि वे गल्प हैं और गल्प से जो अपेक्षाएं हो सकती हैं वे वहां भी हैं, मगर उसके बावजूद व्यक्ति का सच पात्रों के रूप में आता रहता है। और ऐसा मृदुला जी के यहां हो, यही नहीं है, तमाम लेखकों के पास ये चीजें आती हैं। फिर भी कई लोग आत्मकथा भी लिखते हैं, बखूबी लिखते हैं और सफल भी होते हैं। उस पर हम लोग कभी और किसी सत्र में बात कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डॉक्टर शिल्पी झा जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि मृदुला गर्ग के उपन्यासों में वे किस किस तरह से उपस्थित हैं। ऐसे तमाम संदर्भ हैं, ऐसे कई उपन्यास हैं, शुरुआती भी और बाद के दिनों के भी, जिनमें ये बातें लागू होती हैं। तो सिलसिलेवार इन बातों को जानने समझने के लिए हम अपने आज के अतिथि वक्ता की ओर चलते हैं, शिल्पी झा जी की ओर। बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी झा जी, नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया नरपन जी, नमस्कार। और शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि अपने प्रिय लेखक के बारे में जब भी कुछ कहने का मौका मिलता है और कोई भी मंच मिलता है तो उस लोभ का संवरण थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको लगता है आप कहते ही चले जाते हैं। तो एक पाठक के तौर पे मृदुला जी से मेरा पहला परिचय हुआ था। मुझे याद है, मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ रही थी पहली बार 1999, और ट्रेन में उस दिन मैंने 2 किताबें उस सफ़र में पढ़ी थी। पहला शेष प्रश्न था शरद चंद्र का, जिसके बारे में शायद सबसे कम चर्चा होती है शरद की सारी रचनाओं में, उनके सारे उपन्यासों में। और दूसरी किताब मैंने पढ़ी थी उसके हिस्से की धूप। उसके बाद फिर जैसे जीवन सबका घटित होता है वो हुआ, और नौकरी हुई, शादी हुई, परिवार हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। और तकरीबन उस घटना के तकरीबन 15-16 साल बाद मुझे वापस उसके हिस्से की धूप किसी बुक स्टोर में मिली और मैंने उसको दोबारा पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद एक-एक करके मैंने मृदुला जी के सारे उपन्यास पढ़ डाले।
आखिरी उपन्यास जो है वसु का कुटुंब, वो मैं नहीं पढ़ पाई थी, वो मैंने अभी करीब 2-3 महीने पहले पढ़ी है। उनकी सारी कहानियाँ, उनकी उनकी कहानियों का भी क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, इसलिए मैं ये दम नहीं भरती कि मैंने उनकी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। लेकिन उपन्यास सारे पढ़े हैं और कुछ कई-कई बार पढ़े हैं। और ऐसा संयोग था कि मृदुला जी से मेरी जो पहली बातचीत थी, वो तकरीबन 2 साल पहले हुई, जब उन दिनों लॉकडाउन का वक़्त था और बड़े सारे ऑनलाइन बड़ी सारी चर्चाएँ चल रही थी और हम लोग भी चूँकि घर से काम कर रहे थे, अपना पढ़ना, लिखना, पढ़ाना सब कुछ घर से कर रहे थे, थोड़ा वक़्त भी होता था। ये वो वक़्त था जब मैंने एक-एक करके उनके सारे उपन्यासों को पढ़ना शुरू किया था। अ, कुछ कुछ उसके पहले भी पढ़े थे, पर ये वो वक़्त था जब एक फणीश्वरनाथ रेणु जी के ऊपर, उनकी जन्मशती के ऊपर कुछ गोष्ठियाँ ऑनलाइन हो रही थी और उसी के सिलसिले में मुझे कहीं से ये आग्रह आया कि मैं उनसे बात करूँ और मैंने उनको फ़ोन किया और संयोग ऐसा कि अ, हमको बात मैंने फ़ोन उनको पहली बार किया, बात हमको करनी थी रेणु जी पे, लेकिन हमारी जो टेलीफ़ोनिक वार्ता थी, वो तकरीबन आधे घंटे शरद पे चली और हम जब शरद की स्त्रियों की बात कर रहे थे, तो शरद की स्त्रियों का जो एक खाका होता है, वो बड़ी संस्कारी होती हैं। आप उनको उनके मॉरल कॉम्पास से कभी डिगा नहीं सकते और उन सब चीज़ों और शेष प्रश्न बिल्कुल ही उससे अलग एक उपन्यास है और हमारी सारी चर्चा शेष प्रश्न पे चली। मैंने उनसे कुछ कहा कि शरद की नायिका, उन्होंने कहा क्यों? शेष प्रश्न की कमल को देखो वो कैसी, और मैंने कहा मैंने पहली बार किसी के मुँह से वो किस किताब की चर्चा सुनी है, क्योंकि कहीं भी, कभी भी उस किताब का ज़िक्र नहीं होता है और मेरे ख़्याल में 100 साल पहले लिखी गई वो एक ऐसा स्त्री चरित्र था जिसके मुकाबले कोई स्त्री चरित्र आज तक गढ़ा नहीं गया। तो ये चर्चा हमारी हुई, तो ऐसा संयोग था कि मैंने ये दोनों उपन्यास, उसके हिस्से की धूप और शेष प्रश्न, एक साथ पढ़े थे और शेष प्रश्न पाठक के तौर पर उनका भी पसंदीदा उपन्यास निकला और मेरा भी। तो वहाँ से हमारी बातें शुरू हुई और जितनी बार उनसे मेरी बात हुई है, मैं उतनी बार फ़ोन पे हो या ऑनलाइन चर्चा हो, मिलना उनसे केवल एक बार हुआ, पर बड़ी लंबी मुलाकात हुई। हम 4 घंटे तक तकरीबन साथ बैठे रहे उस दिन। तो उतनी बार आप समृद्ध होकर के लौटते हैं। और जब मैं उनसे पहली बार मिली, तो मुझे नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा ऐसा वक्तव्य आप बहुतों के मुँह से बहुतों के बारे में सुनते होंगे और वो शायद इसलिए सुनते हैं कि भई वो बड़ी ममतामयी थीं या बड़े वात्सल्यपूर्ण थे, जिनसे हमारी मुलाकात हुई तो, और हमने इतनी अच्छी बातचीत की और इस तरह से वो मिले उत्साह से या मिली उत्साह से कि लगा ही नहीं पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा नहीं था। इस बार उनसे मिलना, पहली बार मिलना इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने उनके उपन्यासों के चरित्रों को जितना देखा, जितना समझा, वो बिल्कुल उनके जैसी थी। मृदुला जी को अपने उपन्यासों के लिए उन्होंने कोई कल्पना लोक नहीं गढ़ा, उन्होंने कोई एक ऐसा समाज नहीं बनाया जो जो पाठकों को बड़ा ही उनको आकर्षित कर सके और वो एक ऐसा माया लोक हो जहाँ पे जो पात्र हैं वो एक तरीके से बिहेव करते हैं, एक तरीके से उनकी कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी हर किताब में कहीं न कहीं, किसी न किसी पात्र के तौर पर वो मौजूद रहीं। और जब हमारी बातचीत हुई इस बार, जब हमारी मुलाकात थी, तो उनके लेखन यात्रा के बारे में थी और कई बातें उन्होंने ऐसी कहीं जिससे मेरी इस मान्यता को की पुष्टि हुई कि वो वो अपने उपन्यासों में हर जगह हैं और वो हर जगह वो उसी तरीके से उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनकी जो बेबाकी है, उनका जो शिक्षण है, अ, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी, उसके बाद उन्होंने थोड़े समय अध्यापन भी किया, उसके बाद लेकिन शादी के बाद उनको बिहार के एक बहुत छोटे से शहर में जाकर के उनको पहली बार रहना पड़ा और वहीं पर उन्होंने एक कहानी भी लिखी है, वो मैं थी करके। और संयोग ऐसा है कि वो जो छोटा सा शहर था बिहार का, डेहरी ऑन सोन, वहाँ पे थोड़े समय मेरा भी रहना हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी जब मैं कॉलेज में थी और थोड़े समय के लिए। हालांकि समय का अंतर रहा हो, मृदुला जी कहती हैं कि जब वो डेहरी ऑन सोन में थी तो उस वक्त वो बहुत ही निहायत ही पिछड़ा हुआ शहर हुआ करता था।
जब तक हम गए तो शायद थोड़ी सी सुख सुविधाएं वहाँ पे बढ़ गई होंगी। तो वो जो उनका परिवेश था, फिर वो कर्नाटक के गांव में जाकर रही, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ही दूर रहती थी वहाँ की जो भी लेखन क्षेत्र में जो राजनीति हो रही थी उससे बिल्कुल ही दूर रहा करती थी। और मैंने जब लिखना शुरू किया तो एक के बाद एक कोई 2 दर्जन कहानियां लिख डाली। तो वो सारी चीजें जो है वो सारे पात्र, वो परिवेश जो जो जहाँ पर भी अ, जो उन्होंने देखा या जो जो उनके आसपास घटित हो रहा था, वो सारी चीजें हैं। और आप लेखन की दुनिया पर कटाक्ष करने वाला, जैसे जो उनका उपन्यास है मैं और मैं, अगर आप वो देखेंगे तो वो ऐसा एक उपन्यास है जो जिसको मृदुला जी अपना सबसे जटिल उपन्यास मानती है, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और वो दो लेखकों के बीच जो घटित हुआ, दो लेखकों के बीच के एक एक स्त्री लेखक है जो सो कॉल्ड प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, क्योंकि उनको इस बात का प्रिविलेज है कि उनको लेखन से उनका घर नहीं चलता, लेकिन बावजूद इनके एक स्त्री होने के बावजूद उनको इस बात की प्रिवेसी है कि जब वो लिख रही हो तो कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, या उनके पास खुद का एक वक्त होता है। तो वो जो परिवार आप देखेंगे और जो परिवेश देखेंगे वो मृदुला जी का परिवार और परिवेश है, जहाँ 2 बेटे हैं, जहाँ पर एक पति है जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से है और वेल एजुकेटेड, वेल अर्निंग है, और जो लेखिका हैं उनका भी एक अभिजात्य है, उनके पीछे उनका अभिजात्य है। और जो दूसरा एक पुरुष लेखक है जो मानसिक तौर पर उस लेखिका का शोषण करता है। वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो एक बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आता है। और उन दोनों, और ये पूरी कहानी इन दोनों के अहम के ऊपर है, जहाँ दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में ये पूरी तरह मनोवैज्ञानिक किताब बन जाती है, जहाँ पे जो लेखिका है वो उसी लेखक, जब उनको पता चलता है कि किस तरह से उनको उनका इस्तेमाल किया गया है, तो वो उसी के गेम में वो उसके साथ डील करने लगती है और उसको हराने लगती है। सो अद्भुत इस तरह का उपन्यास नहीं लिखा गया है। दूसरी जो किताब है जिसको लेकर के काफी उनकी नाराजगी रही है कि उस किताब के बारे में कोई बात नहीं करता। और मैं साहित्य में एक पाठक की हैसियत से आई और साहित्य में एक पाठक की हैसियत से अभी भी हूँ। और एक चीज जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया वो मुझे बड़ी अद्भुत लगती थी कि हिंदी साहित्य की जो दुनिया है वो स्त्री और पुरुष लेखन के बीच में ऐसे 2 खांचों के बीच में बटी हुई है कि स्त्रियां स्त्रियों के बारे में लिखेंगी और स्त्रियों का एक अलग पृष्ठभूमि होगी, उनके अलग इमोशंस होंगे और उस तरह की बातें। और जब मैंने इन चीज़ों को जब मैंने देखना शुरू किया, और उसके पहले मैं 2-3 उपन्यास ऐसे थे जो मैंने पढ़े थे। महाभोज है मन्नू भंडारी जी का, या अनित्य है मृदुला गर्ग जी का। बाद में मृदुला गर्ग जी ने कहा कि शायद आसपास लिखी गई थी, महाभोज 1 साल पहले आई थी, अनित्य उनका दूसरा उपन्यास था। तो अनित्य के बारे में बात नहीं होती है, चितकोबरा के बारे में बात होती है। मृदुला जी को एक स्त्री यौनिकता का या स्त्रीत्व का पुरोधा बना करके उनको जबरदस्ती रख दिया गया, और उन्होंने बहुत खुल्लम खुल्ला कहा है कि मैं स्त्रीवादी नहीं हूँ, वो यथार्थवादी है। और अनित्य के बारे में बातचीत नहीं होती, लेकिन अनित्य उपन्यास जो है वो उस असंतोष से उभरा हुआ उपन्यास है जो उस पीढ़ी के ज्यादातर लोगों को आज़ादी मिलने के बाद हुआ था, क्योंकि वो आज़ादी जो थी वो स्वराज नहीं था जिसका सपना लोगों ने देखा था, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी। वो आज़ादी, पूर्ण आज़ादी भी नहीं थी, क्योंकि वो आपको छिन्न भिन्न होके मिली थी, टुकड़ों में मिली थी। और उसके बाद देश में जिस तरह की मौका परस्ती हुई, राजनीति के नाम पे जिस तरह की लूट खसोट मची, उन सबको लेकर के असंतोष से उभरी हुई कहानी है और ऑल्टर ईगो की कहानी है। आप देखिए, अनित्य जो है वो अनित्य की कहानी जो है वो अनित्य के बारे में नहीं है, अनित्य ऑल्टर ईगो है। अनित्य की कहानी उनके भाई की कहानी है, अविजित की कहानी है, और उनकी जिंदगी की कहानी। और अनित्य उनका भाई है जो बीच बीच में जहाँ पे हम देखते हैं, जो किसी भी तरह अपने अपने प्रिंसिपल से समझौता करने को तैयार नहीं है, उसकी कहानी है। और अनित्य में, अविजित में मुझे कई बार मृदुला जी जिस तरह से अपने पिताजी का वर्णन करती हैं, और
मुझे वो उनकी झलक दिखी, और बल्कि उसमें अविजित की जो पत्नी का किरदार है वो बिल्कुल आप मिलजुल मन में भी जो मिलजुल मन को उन्होंने खुद भी आत्मकथात्मक उपन्यास कहा है, और वो जो 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 किरदार है वो मृदुला जी की माँ का पैरेलल है। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही है कि मृदुला जी बहुत हंस के बताती है कि जब मैं डेहरी ऑन सोन जा रही थी शादी के बाद पहली बार, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि जाओ और देखो, डेहरी ऑन सोन में शरद चंद्र ने गृहदाह लिखा है। तो अगर आप शरद को अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो गृहदाह जो है कोई ऐसी स्त्री की कहानी है जो दो पुरुषों के बीच में जो अपने पति को छोड़ करके उसके मित्र के साथ गई, और उस तरह की कहानी है जैसे कि नाम से परिलक्षित है। तो मृदुला जी ने कहा, मुझे बड़ी हंसी आई कि मैं नई नई शादी करके जा रही हूँ और आप जो है वो मुझे कौन सी कहानी पढ़ने को बता भी रही हैं, तो आप गृहदाह का उदाहरण दे रही हैं। तो उनकी माँ बिल्कुल वैसे ही थी जिनकी साहित्य में रुचि थी, लेकिन वो पारंपरिक माँओं की तरह नहीं थी जो बड़ी इमोशनल है बेटियों को लेकर के। पिता से वो ज़्यादा करीब थी, और पिता को लेकर के पिता जो है वो उनके इमोशनल भी थे काफ़ी ज़्यादा, और माँ जो है वो इस तरह की गृहिणी नहीं थी जो रसोई में जुटी रहती हूँ, और वो बड़ी कोमल सी थी लेकिन बड़ी स्पष्टवादी थी। तो ये जो कैरेक्टर है, ये न केवल ये अनित्य में भी है माँ का कैरेक्टर, वो मिलजुल मन में भी है। पिता का भी जो भी वर्णन है वो तो उन्होंने उनकी जो पृष्ठभूमि है, ये जो संदर्भ है, जो सामाजिक राजनीतिक संदर्भ है, उसमें वो गहराई दिखती है। लेकिन उनके जो किरदार है, वो किरदार उनके आसपास के किरदार हैं। और बल्कि जो नया उपन्यास उनका आने वाला है जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं, वे नायाब औरतें, वो उनके आसपास की जो स्त्रियां रही हैं उनके बारे में वो किताब है। तो ये जो उनकी जो कहानियां हैं, ये जो पात्र हैं, जो परिवेश है, ये इतने ज्यादा मृदुला गर्ग जी को और उनके परिवेश को और उनके भोगे हुए सब को परिलक्षित करते हैं कि आप जब उनसे मिलते हैं तो आप बड़े अचंभित रह जाते हैं। बड़ा सुखद एहसास मिलता है कि आप इन्हीं कहानियों की उसी लेखिका से हाड़ मांस में मिल रहे हैं, और जो जहाँ है वो है, और जो बेबाकी है उनके अंदर में, मुझे वो कह रही हैं कि मैं स्त्रीवादी नहीं हूं। उनके जो पुरुष हैं, पुरुष पात्र हैं उनकी कहानियों के, आपको वैसा पुरुष चाहिए अपने जीवन में, आपको वैसा आप चाहते हैं कि आपके आसपास वैसे पुरुष रहें। वो किसी भी तरह से वो स्टीरियोटिपिकल मेल कैरेक्टर नहीं है जिनको आप स्त्रीवादी उपन्यासों में देखते हैं। अब चितकोबरा ले लीजिए, चितकोबरा के एक दृश्य पे बड़ी सारी बात हुई, लेकिन मेरा जो फेवरेट दृश्य है वहां पे, वो पति पत्नी के बीच में, चितकोबरा जैसा कि हम जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाहेतर संबंध के बारे में है, और ऐसी स्त्री के बारे में है कि जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने परिवार को अपना सब कुछ दिया, लेकिन पति जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे। और जब तक पति उस शादी में उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई, तब तक ये इनका जो रागात्मक संबंध है, और रागात्मक संबंध की वजह से दैहिक संबंध जो है वो किसी और के साथ बन चुका था। और पति पत्नी के बीच में ये संवाद है जब ये पूछती हैं कि भाई, अगर तुम्हें पता चले कि मेरे जीवन में कोई और है, तो पति का जवाब होता है, और ये अद्भुत संवाद है कि भाई अगर ऐसा मेरे साथ बड़ी बड़ी मतलब मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं याद आ रहा है, कुछ साल हुए, लेकिन कुछ इस तरह का उनके बीच में संवाद है कि मुझे मेरे साथ बड़ा गलत हुआ या कुछ विडंबना हुई कि जब तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया, और अगर तुम्हारे जीवन में कोई और पुरुष आता है तो तुम मुझे मत बताना। ये इतना अद्भुत संवाद है पति और पत्नी के बीच में, कभी नहीं लिखा गया, या जितना मैंने पढ़ा साहित्य में वो नहीं लिखा गया कि पति का कोई मेल ईगो नहीं जागा कि आपकी पत्नी के जीवन में कोई और पुरुष है। कोई वहां पे उन्होंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कोई बड़ा ड्रामेटिक कदम नहीं उठाया, ना कोई भारी भरकम शब्द बोला, बस बोला कि भाई, और प्यार यही है, आपको नहीं पता कब किसको किससे हो जाए और कब किसका किससे खत्म हो जाए, और पति पत्नी का संबंध उसके बाद भी चलता है और चलता रहा है। और इस चीज की स्वीकार्यता कि आज हमारे दाम्पत्य में प्यार नहीं है, कल एक तरफा था,
आज भी एक तरफा है, लेकिन आज दूसरी तरफ से है, और कल को हो सकता है वापस से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। प्यार आता जाता रहता है दाम्पत्य में। विश्वास और भरोसा जो है वो बड़ी चीज़ है। एक दूसरे को स्पेस देना बड़ी चीज़ है। मैं मृदुला जी से कहती हूँ कि भाई, मृदुला जी कहा करती है कि ज्ञानेंद्र जी उन कहते थे कि तुम्हारी जो स्त्री पात्र हैं वो बड़ी अ, विकट हैं, और उनके साथ मैं अभी अभी बात करते करते मैं वो शब्द मिस कर रही हूँ जो वो इस्तेमाल करती है, और उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा भाई, मैं तो आपके पुरुष पात्रों से फैसिनेटेड हूँ, ये कहाँ से आप लेकर के आती हैं? तो निश्चय ही उनके आसपास के पुरुष होंगे। और मृदुला जी ने कहा कि भाई, ये जो हिंदी जो समाज है वो कूड़ मगज है, और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं इतना खुल्लम खुल्ला कह चुकी हूँ कि चित्त कोबरा जब मैंने लिख दिया तो मुझे आत्मकथा लिखने की क्या जरूरत है। और इसके बावजूद कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। या जब उसके हिस्से की धूप लिखी, मैंने कहा कोई मानता ही नहीं है कि ये मेरी कहानी है। क्यों नहीं मानता कोई कि मेरी कहानी है? क्योंकि मेरा तलाक नहीं हुआ। तो जरूरी तो नहीं है कि जो पात्रों की कहानियां जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से बढ़े, तभी आप उनके बीच में एक पैरेलल स्थापित कर पाए। लेकिन वो अगर आप उनके उन बैकग्राउंड को समझेंगे, आपको उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। आप जब उनके सारे उपन्यासों को एक साथ पढ़ लीजिए तो आपको पैरेलल अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि चितकोबरा में ये जो संवाद है, मैं उस संवाद को जब मैंने पढ़ा और जब पूरी किताब पढ़ ली, तो मैं वापस उसी संवाद पे गई, उस पन्ने पे नहीं गई जिसको लेकर के पता नहीं क्यों इतना सारा विवाद हुआ। इस संवाद पे वापस पे गई, और मैं मुग्ध होकर मैंने उसको 2 बार और पढ़ा। और मैं उस दृश्य में मैं मृदुला जी के अलावा और किसी को देख ही नहीं पाती। मुझे लगता है ये दृश्य, ये वाक्य केवल वही बोल सकती है। और तो वो, आई मीन, शी सो मच इनटू दैट, शी सो मच दैट कैरेक्टर ऑफ हर्स। आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा, इस कितने साल हो गए या कितनी पुरानी ये बात है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगेगा कि ये वही है। और ये जो है एक पाठक के तौर पे मुझे बहुत चमत्कृत करता है, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है उनके उनके उपन्यासों को लेकर के। जो किताब जिसके लिए मृदुला जी को साहित्य अकादमी मिलना चाहिए था, और जो किताब और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी भी पसंदीदा किताब है, कठगुलाब, जिनको उन्होंने 7 साल में लिखा। और उनकी सबसे मल्टी लेयर्ड किताब है, क्योंकि बड़े सारे पात्रों के मुख से उन्होंने वो कहानी कही है। और अगर आप देखें तो अगर स्त्रीवादी, जिसको जो बड़ा ही एक वाटर टाइट उसकी परिभाषा हमारे हमारे न केवल समाज में है बल्कि हिंदी साहित्य में भी है, उसके मुताबिक वो किताब है। लेकिन वहां पर भी आखिर में वो स्त्रीवाद से वो स्त्रीत्व पर आ जाता है। और जो जो अलग अलग पात्र हैं, स्मिता है, असीमा है, या मारियान है, जो जो विदेशी पात्र है, उसकी कहानी है। और आखिर में विपिन की कहानी है। और विपिन जो है, विपिन के अंदर जो स्त्रीत्व है, वो बड़ा ही फैसिनेटिंग है कि जहाँ पर उसको बच्चे की चाहत होती है, और इसलिए वो बड़ी कम उम्र की लड़की से उसका विवाह होता है। और धीरे धीरे वो जिस तरह से उस विवाह में उसने प्यार ढूंढा है, और आखिर में वो कहता है कि भाई मुझे बच्चा नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और जो जो उसकी पीड़ा है एक पुरुष के तौर पर, वो इतनी खूबसूरत तरीके से बयान की गई है। तो ये बिल्कुल कठगुलाब की मेरे ख्याल में चर्चा जो है वो जितनी हुई है उतनी कम है, उसकी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। और साहित्य अकादमी मृदुला जी को वो उसके लिए डिज़र्व करती थी। पर हालांकि साहित्य अकादमी में के बारे में ये कहा जाता है कि कई बार जिस किताब के लिए मिलना होता है, किसी भी वजह से ना मिल पाए तो आप अगली बार दे करके उसका हिसाब पूरा कर लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में भी कहा जाता है कि उनको कसब के लिए साहित्य अकादमी मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया, कैप के लिए मिला। लेकिन कभी भी आप जो हिंदी में कल्ट जिसको आप मानते हैं, वो कसब है, कैप के मुकाबले ज़्यादा चर्चित है। उसी तरीके से कठगुलाब की चर्चा हमेशा होती रहेगी। पाठक के तौर पर पाठक के तौर पर जो मुझे जिस बात की कसक होती है वो ये है कि अनित्य की चर्चा, अनित्य को हिंदी साहित्य ने या पाठक समाज ने वो उसका ड्यू नहीं दिया जो उसको मिलना चाहिए। वो समय से बहुत आगे, बहुत पहले लिखी गई। और जिस वक्त लिखी गई थी,
मेरे ख्याल में 70 के दशक के आखिरी सालों में, और उस वक्त लगातार मृदुला जी बहुत ज़्यादा लिख रही थी। उनके कहानी संग्रह हर साल आते थे, उपन्यास हर साल आते थे, और जिस तरीके से वो उस किताब का जो कैनवस है, उसके जो पात्र हैं, उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, उसका जो जिस तरीके से वो कहानी आगे शेप लेती है, और जो उसमें व्यंग है, जो मृदुला जी का फोटे है, वो एक अद्भुत उपन्यास है और उसकी चर्चा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। उसको हिंदी समाज ने उसका ड्यू नहीं दिया। चित्त कोबरा पर जितनी चित्त कोबरा पर एक तो चर्चा बड़ी हुई, वो थोड़ा सा पर जिस तरीके से उसकी चर्चा हुई, वो बड़ा दुर्भाग्य है। हम समझ ही नहीं पाए, हम ना उस किताब को समझ पाए, ना हम उसकी लेखिका को समझ पाए। मैंने पहले भी कहा कि मैं और मैं जो है वो एक मनोवैज्ञानिक किताब है, और बल्कि मैं इस बात को स्वीकार करूंगी कि मैं को जितना मैंने समझा, उतना वो मैंने भी उसको पूरी तरह नहीं समझा। मैं, हालांकि ऐसा कोई दावा नहीं है पाठक के तौर पर कि मैं सारी किताबों के साथ न्याय कर पाती हूँ। कई बार एक किताब को आप कुछ साल बाद पढ़ते हैं, जब आप परिपक्व थोड़े और हो चुके होते, तो एक नया डायमेंशन समझ में आता है, एक नई आती है। लेकिन मैंने मृदुला जी से बात करने के बाद ज्यादा समझा। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ही उसमें जो पुरुष लेखक है उसको खलनायक के तौर पर देखती रही। उन्होंने कहा नहीं, तुम देखो उसको किस तरह से वो जो स्त्री पात्र भी है इसमें, वो भी माधवी, वो भी उसका इस्तेमाल कर रही है, वो भी उसका मनोवैज्ञानिक तौर पे उसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बाद में दोनों अपने ही खेल में वहाँ पे फंस गए हैं। तो मैं की चर्चा भी बहुत कम हुई। तो वो हम मान सकते हैं जिस तरीके से हमारा पाठक वर्ग रहा है, और जिस तरीके की किताब जिस वक्त ये लिखी गई, उस वक्त हम ये चीज़ मान सकते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करना, क्योंकि बिल्कुल ही ऑफ बीट थी। और मृदुला जी ने उन्होंने कभी भी शायद ये सोच कर कि कोई किताब नहीं लिखी कि वो उस वक्त समाज क्या सोच रहा है, उस वक्त किस तरह के उपन्यास पढ़े जा रहे हैं। और उनको उनकी किसी भी उपन्यास में आप वो जो एक नायक और खलनायक या अधिनायक का जो एक वर्गीकरण होता है, वो नहीं है। कोई स्त्रीवादी किताब भी जहाँ पर है, वहाँ पर भी आप किसी एक पुरुष को खलनायक समझ करके या उसको उस तरह से नहीं खड़ा कर सकते हैं। उनके पुरुष पात्रों पर आपको उतना ही प्यार आएगा, उनके पुरुष पात्रों को देख करके आप उतने ही अचंभित होंगे। आपको लगेगा कि वो कहाँ हैं, आपके आसपास क्यों नहीं है, और अगर हैं आपके आसपास तो आज तक किसी की नज़र क्यों नहीं गई उस पर। तो वो सारी चीज़ें हैं। और जब आप उनसे मिलते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, वो बड़ी उनकी कहानियां जो हैं वो बहुत रोचक अंदाज में वो बताती हैं। जैसे कि उन्होंने एक बार बताया, उनके पिताजी के बारे में चर्चा हो रही थी और वो बड़ी फैन है, बेटियां होती हैं, पर जिस तरह से वो अपने पिताजी की चर्चा करती थी कि उन्होंने एक बार बताया कि कभी एक बार इलाहाबाद में तेजी बच्चन के प्रेमियों की लिस्ट जारी करने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता इतने फ्लैम्बॉयंट होते थे उस वक्त, हमें डर लगा कि कहीं उनके प्रेमियों की सूची में मेरे पिता का भी नाम ना हो। तो इस तरह से वो कुछ भी जो है वो आपने जो एक एक्सपेक्टेड आपका एक खांचा है, वो वहां से कुछ भी नहीं निकल रहा है। और वो जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश की, या जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों जिस तरह का परिवार में जिस तरह का माहौल था, वो आपकी किसी भी लेखन समाज में आप किसी भी लेखिका की पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे, उससे बहुत इतर था, और वो चीज़ उनके साहित्य में दिखती है। और वही चीज़ जो है वो उनके साहित्य को बिल्कुल ही अलग बनाती है। और आपका जो एक फैसिनेशन होता है, जो मोह है आपका उनके किरदारों से, उनके उपन्यासों से, वो बिल्कुल उसी तरह से नज़र आता है। कठगुलाब सबसे लंबा उपन्यास जो था, कठगुलाब उन्होंने बहुत ही सबसे ज़्यादा वक्त लगा के लिखा। और कठगुलाब लिखते वक्त ही मृदुला जी की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जो एक हादसा था, जब उन्होंने शादी के शायद कुछ ही महीनों के पश्चात उन अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों को एक सड़क हादसे में खो दिया था। वो
हालाँकि जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि इतना बड़ा दुःख जो है उसको भी बरतने का एक सलीका होता है, और वो सलीका आप उनसे सीख सकते हैं। और वो जिस जिस तरह से वो अपने अपने बल्कि कठगुलाब का जो समर्पण है वो उनके बेटे और बहू के ही नाम पे है, कि उसकी प्रियतमा कहती थी वे शिव पार्वती हैं। फिर एक दिन वह उसे लेकर नसीम में विलीन हो गई, और मैं सिर्फ माँ। मेरे लिए तो वह आज भी वही 4 बरस का अपू है जिसने मेरे बगीचे में कभी कठगुलाब उगाया था, उसी को। तो कठगुलाब उन्होंने कहा कि जब वो लिख रही थी तब ये हुआ, और उसके बाद उन्होंने वो लिख करके उसको एक तरफ रख दिया उन्होंने। उनको कभी ना उनकी हिम्मत नहीं हुई, या कभी उनका मन नहीं हुआ उस किताब को छपने देने का। और फिर अ, उनकी बड़ी बहन ने वो किताब छपने को दिया, और उसके बाद वो छप के आया, और उस पे जितनी सारी चर्चा हुई, वो सारी ही चीज़ें हैं। और कठगुलाब के बारे में एक और बात जो उन्होंने कहा है कि मैं उस वो एक ऐसी किताब है जिसके पात्रों से मैं मिली हूँ, जिनके पात्रों को मैंने उनके परिवेश में देखा है। हालाँकि अ, कोई भी पात्र जो है वो वैसा ही नहीं है जैसा मैं उनसे मिली थी। वो उनके कई लोगों का मिश्रण है, का मिला-जुला रूप है उनके सारे पात्र। लेकिन वो एक ऐसी किताब थी जिसमें, और मारियान का जो उसमें आख्यान है, जो एक अमेरिकी महिला है, और किस तरह से स्त्रियाँ जो हैं वो समाज में किस-किस तौर पे उनका शोषण हुआ है, मानसिक, शारीरिक। एक एक मारियान की जो कहानी है वो बिल्कुल ही एक अलग पृष्ठभूमि की कहानी है, और वो अमेरिकन स्त्री है, और वहाँ पे वो रिलीफ वर्कर है, और उसकी जो पृष्ठभूमि है और उसकी कहानी है, और वो जिस तरह से आगे बढ़ती है, और सारी जो ये पात्र हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से इनकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। वो हालाँकि बाद में मारियान का जो आख्यान उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाद में जोड़ा था उसको, पहले ये सारे हिस्से लिख लिए गए थे। पढ़ के आपको शायद आपके लिए समझ पाना ये कठिन होगा, और आप पता नहीं लगा पाएँगे। लेकिन ये जो सारे के सारे जो पात्र हैं, और कई सारे पात्र हैं, मारियान वाले हिस्से में तो अंदर पात्रों के अंदर भी बड़े सारे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं विदेशी लेखिकाओं की। और मैंने उनसे पूछा भी था कि आप जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा है कि कैसे लेखक एक पात्र है जिसके लेखन और रिसर्च का सारा उसके रिसर्च को चुरा के पति अपनी किताबें लिखता है, और पति जो है वो बेस्ट सेलर ऑथर हो जाता है, और उसको उसका ड्यू नहीं मिलता है। और बाद में जब वो खुद इंडिपेंडेंटली अपनी किताबें लिखती हैं तो आलोचक ऐसा कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये अपने पूर्व पति से अभी तक संपर्क में हैं, और उनसे प्रेरित होकर या उनसे बातचीत के बाद ये अपनी किताबें लिख रही हैं, क्योंकि इनके लेखन में उनकी झलक मिलती है। कुछ इस तरह का ज़िक्र है, और जबकि होता इसका बिल्कुल ही उलट है। तो यहाँ पर मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आप क्या भारत में भी आपने ऐसा होता देखा है? और उन्होंने वो एक अप्रकाशित इंटरव्यू है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी नहीं बात करूँगी, लेकिन वहाँ उन्होंने कई ऐसे, और बड़ी बेबाकी से उन्होंने कई ऐसे हिंदी के नामी-गिरामी लेखकों का ज़िक्र किया था, उनकी पत्नियों का, कि किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नियों को हतोत्साहित किया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, और किस तरह से पतियों के उत्साहवर्धन और हतोत्साहन का असर पड़ा, कि जहाँ पतियों ने आगे खुलकर उनको आगे बढ़ने दिया, उनको नहीं रोका, उन लेखिकाओं का लेखन कहाँ पहुँचा, और जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो किस तरह से अपने ही घर में, बाहर जहाँ पति बड़ी क्रांतिकारी बातें करते थे हिंदी साहित्य में, हिंदी समाज में, और घर के अंदर उनकी खुद की पत्नियाँ किस तरह से अपेक्षित रहीं, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया था। तो मृदुला गर्ग यही हैं, आप अभी भी उनके अंदर एक 20-25 साला युवती का हठ देख सकते हैं, एक 30-35 साल की औरत का पैशन देख सकते हैं, एक 40-45 साल की औरत की मैच्योरिटी देख सकते हैं, और वो सब कुछ है, और वो
वो अभी भी उनके अंदर वही बेबाकी है, अभी भी उनके अंदर वही उत्साह है, अभी भी उनकी नज़र उतनी ही पैनी है, अभी भी उनके अंदर उतना ही पैशन है, कि वो आप एक मैं अभी भी जब ये बातें कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, मैं जो मैं बोल रही हूँ क्या ये वही है जो जो सचमुच उनको उनसे उनको लगा होगा कि वो ये है, या किस तरह से वो उसको देखेंगी, क्योंकि वो हर शब्द को, वो हर बात को वो इतनी बारीकी से पकड़ती हैं, और हर शब्द, और अभी भी इतने ज्यादा पैशन से वो चीजों को देखती हैं। वो अद्भुत है, उनका जो ज़ील है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है, वो आप आप सोचते हैं कि अच्छा, आप उनके जैसे बने। आप नहीं, लेखन की ऊंचाइयों की बात नहीं कर रही, बट आप इंसान के तौर पे आपके अंदर उनका वाला इंडिपेंडेंस आए, उनका वाला कॉन्फिडेंस रहे, और वो कितना कुछ है उनसे सीखने को। आखिरी जो उनका उपन्यास है, वसु का कुटुंब, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये किताब सबसे आखिर में पढ़ी अभी कुछ महीनों पहले, और इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। किस्सा ये है कि मैं पिछली बार उनसे मिल करके, मुझे याद है, बड़ी बारिश वाली शाम थी कुछ महीने पहले, और मैं उनसे मिल के उनके घर से निकली थी। और जैसा कि आप देखते होंगे, खासकर जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं, उन जो घर पुराने हो गए हैं उनको तोड़ के उनकी जगह वो बड़े अप मार्केट, अप स्केल बिल्डर फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं। तो मैं जब उनके घर से निकली तो उनके घर के सामने मुझे एक बड़ा ही मिथिला जी का घर बड़ा कलात्मक है, पुराना है, वो कई सालों से वहाँ पे, कई दशकों से बल्कि रह रही है वहाँ पे। और सामने एक बड़ा मार्केट मुझे बिल्डर फ्लोर नज़र आया, जिसके नीचे बड़ी ही महंगी सी गाड़ी नज़र आई, और बहुत ही खूबसूरत सा फसाद था उसका। और मैंने देखा और मुझे लगा अच्छा, ये लगता है हाल फिलहाल में बना हुआ घर है, और ये अभी अभी बना होगा। और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पास वसु का कुटुंब पहुंची, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसकी कहानी की शुरुआत ही होती है कि किस तरह से जो बुजुर्ग पिता जो हैं, वो उस घर को, एक इंडिपेंडेंट घर था, छोटा सा घर था, उस उनके जाने के बाद उनके बच्चों ने उसको बिल्डर को बेचा, और किस तरह से वहाँ पे एक फ्लोर बनना शुरू हुआ, बड़ा मार्केट सा फ्लोर बनना शुरू हुआ। लेकिन वो सारी बिल्कुल घर की बिल्डिंग बनाने की जो भी नियम कायदे हैं सरकार द्वारा बनाए गए, बिल्कुल कदम कदम पे उसकी धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह से वो घर बना, और ना वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए थे, ना ढका गया था, और धूल से लोगों को मुश्किलें हो रही थी। तो अब जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, ये वही घर है जो मैंने देखा था। तो वो है मृदुला जी, उनका परिवेश वही है, और जब उनकी कलम उठती है उस परिवेश में तो उनको कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ता है, वहां पे वो लिखती चली जाती है। और भाषा उनकी, व्यंग की जो धार है उनकी भाषा में, जो प्रवाह है, वो तो है ही। तो मैंने जो जो उनकी जो किताबें हैं, अगर मैं उनके 7 उपन्यासों में से एक एक बल्कि एक लघु उपन्यास भी है उनका, और वो मैंने मुझे भी नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वो तीनों तीनों बहनें जो हैं उनकी, उनकी उनकी एक जैसी किताबें थी, और वो साथ साथ में वो मुझे मिली थी उपन्यास के तौर पे। मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, पर वो मेरी लाइब्रेरी में है और मैंने उसको पढ़ा है। उसके अलावा जो ये 7 किताबें इस वक्त मेरे साथ है, उसमें अगर आप मेरी पसंदीदा किताब, मुश्किल है उसको उसको मुश्किल है एक किताब को उसमें से पसंद कर पाना, लेकिन कठगुलाब मेरी मेरी प्रिय किताब है। बावजूद इस, और दूसरी जो प्रिय किताब है मेरी, वो उसके हिस्से की धूप है, और 70 के दशक में लिखी गई है वो किताब, की एक पत्नी है जो जिसका पति कॉरपोरेट में बड़े ऊंचे पद पर है। वो भी ठीक ठाक है, वो साउथ में है, लेकिन लोकल कॉलेज में लेक्चरर है, हिंदी पढ़ाती है वहाँ पे। सुखी संपन्न जीवन है जहाँ नौकर चाकर है, और उस उस परिवेश से वो ऊबती है, क्योंकि उसको लगता है कि जितना वो अपने पति के जितना उसके पति उसके जीवन में है, उतना वो अपने पति के जीवन में नहीं है।
और वहाँ पे उसका एक विवाहेतर संबंध होता है एक बड़े ही पैशनेट दूसरे प्रोफेसर से, और वो अपने पति को छोड़ के आ जाती है बैंगलोर से दिल्ली। और यहाँ आने के बाद जैसा कि प्रेम विवाहों में होता है कि धीरे धीरे आपको प्रेमी में पति दिखने लगता है, और जो जो पैशन था पति का, तो प्रेमी का, वही चीज़ अब उसको वहाँ पे जकड़ने लगती है। पहला पति वापस जीवन में आता है, बट केवल उतने भर को आता है। और ये उपन्यास आपको किसी लॉजिकल एंड पे नहीं ले जाती है कि जहाँ एक सुखांत है एंड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो भी है अपने सही गलत फैसलों के साथ वो स्त्री है, और अपनी हिस्से की ज़मीन और अपने हिस्से का आसमान जो है वो उसका अपना चुना हुआ है। तो 20-21 साल की उम्र में जब इस किताब को पढ़ा था, तो एक फैसिनेशन हुआ था। ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी खुद से उस जगह पे होते हैं, जब अपनी ज़िंदगी आप खुद से चुनने वाले होते हैं, या कम से कम कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना हो सके आप उस जीवन को जिए जो आपके लिए आपका आदर्श है। और उस वक्त उसके हिस्से की धूप को पढ़ना एक अमिट छाप छोड़ गया था। मैं कई सालों बाद जब मैंने दोबारा उस किताब, मुझे वो कहानी याद थी। मैंने चूंकि मृदुला जी को उस वक्त उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं, और चूंकि उसके बाद ज़िंदगी अपने रास्ते पे, अपने करियर, अपने परिवार के रास्ते पे चल गई थी, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद था, लेकिन मुझे वो ज़िद याद थी, वो चुनने की ज़िद याद थी। और जब मैंने दोबारा पढ़ा और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे, मतलब बल्कि चित्तकोबरा में मैंने बड़ी कोशिश की, 2-3 बार ऑनलाइन मंगवाने की कोशिश की और मुझे नहीं मिल पाई। तो मृदुला जी ने, जब उनको पता चला कि मैं वो किताब ढूँढ रही हूँ और मुझे ऑनलाइन, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया और उसकी जगह उन्होंने गोदान भेज दिया, और फिर दोबारा जब मैंने कोशिश की तो वो लास्ट डे पे आकर के कैंसिल कर देते। तो एक ज़िद बढ़ती जा रही थी किताब की, क्यों नहीं मिल रही मुझे। तो आखिर में लॉकडाउन के वक्त मृदुला जी ने वो किताब मुझे खुद से पोस्ट करके भेजी, और वो उनकी ऑटोग्राफ वाली पहली किताब थी जो मेरे पास आई थी। हालांकि बाद में जब हम मिले तो मैं सारी किताबें उनकी लेकर के गई कि अब मैं सब पे आपके ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। तो चित्तकोबरा मैंने पढ़ी, और उसको पढ़ के मुझे लगा कि भाई, विवाद बड़ी अच्छी बात है, किताब की चर्चा होती है इसी बहाने, बदनामी के बहाने नाम होता है, लेकिन विवाद करने वाले तो इस किताब की आत्मा को तो भूल ही गए। उनको पता ही नहीं कि इसका एसेंस क्या है, और वो कितनी खूबसूरत प्रेम कहानी है वो, कि आप और ये मुझे कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे नहीं पता किस तरह से कहानियाँ मुझे नहीं पता कहानियों पे चर्चा किस तरह से शुरू होती है, आलोचक उसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये वही समाज है जहाँ मंडू भंडारी जी की ऊंचाई जो कहानी है उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया था और बहुत सराहा था। तो ऐसे और उसके बाद आप चित्तकोबरा के ऊपर इतना सारा विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो पता नहीं मुझे ऐसा लोग कैसे करते हैं, या ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इन इन सारी केस हुए, कोर्ट केसेस हुए, और इन सब के बीच में इस कहानी, इस उपन्यास की आत्मा को आपने पहचाना ही नहीं। पर ये शादी, गृहस्थी, उसकी जटिलताओं और उसके बीच जो प्रेम संबंध है, ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, और उस चीज़ को आप भूल गए, उसकी आत्मा को आप भूल गए। ये दुखद है। चर्चा होनी थी तो किताब के सारे पहलुओं पर होती, किताब के सारे पात्रों पर होती, किताब के सारे कोणों पर होती, वो नहीं हो पाई। एक ही जगह उलझ कर हम रह गए। और वो मृदुला जी कहती हैं कि भाई, एक स्त्री जो है वो सोच रही है, वो अपने पति के साथ संभोग में है, और वो सोच रही है, वो केवल सोच रही है, उनके शब्द है, केवल सोच रही है, और वो अपने प्रेमी के बारे में भी नहीं सोच रही है। लेकिन स्त्री का सोचना जो है उन क्षणों में, वो तो पुरुष को और उसके पति को तो वो बिल्कुल ही उसने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्टिफिकेशन तो औरतों का होता है, पुरुष कैसे ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको लेकर के बवाल हुआ। और उसमें ऑब्सीनिटी तो खैर दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उस पूरी किताब में उसके अलावा इतने खूबसूरत दृश्य हैं, इतने खूबसूरत पात्रों के बीच में वार्ताएं हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं होना ये दुर्भाग्य है। क्योंकि हर बार आपका जो आप हर बार अगर आप किसी ऐसी रचना पे अगर आप सही तरीके से चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ खोते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा दुखद है।
जब ये किताबें लिखी गई थी तो मैंने उनको नहीं पढ़ा था, तो मुझे नहीं पता कि उस वक़्त क्या चर्चा हुई और कितनी चर्चा हुई। लेकिन अगर आप मृदुला जी से बात करते हैं, अ, तो मृदुला जी से जब आप बात करते हैं वहाँ पे, तो उनको उनको चितकोबरा से ज़्यादा उनको, मुझे लगता है, इस बात का दुःख है कि अनित्य की चर्चा नहीं हुई। और अनित्य उन शुरुआती राजनीतिक उपन्यासों में था जो स्त्रियों ने लिखा, और बाद में कली कथा को साहित्य अकादमी मिला। राजनीतिक उपन्यास वो भी था, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने अनित्य को आप पढ़िए, पीली आंधी को पढ़िए आप, और कली कथा को पढ़िए, तो आपको कहीं ना कहीं परिवेशों में, पात्रों में वो प्रभा खेतान जी की पीली आंधी है, या अनित्य और कली कथा को पढ़िए तो आपको परिवेशों में, कथानकों में कहीं ना कहीं एक पैरेलल मिलेगा, एक समानता मिलेगी। तो एक शायद जब लिखी गई होगी अनित्य, तो उस वक्त मुझे नहीं पता, शायद स्त्रियों से ऐसी ऐसी किताबों की अपेक्षा नहीं होती। मुझे नहीं पता उस वक्त का क्या परिदृश्य था, साहित्य का या राजनीति का या समाज का, लेकिन इस किताब की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। और ये एक पाठक के तौर पे मुझे अभी भी विचलित करता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि लेखक के तौर पे ये मृदुला जी को कितना विचलित करता होगा। तो हालांकि शायद बड़े सारे लेखकों के साथ ये विडंबना हो सकती है कि उनका जो प्रिय उपन्यास रहा है उसकी चर्चा ना हो करके, जिसे वो अपना बड़ा मीडियोकर उपन्यास मानते हैं या मानते रहे हैं, उसकी ज़्यादा चर्चा हुई हो। अब शरद चंद्र भी देवदास को अपने बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासों में उनको नहीं मानते थे, लेकिन हमारा पूरा न केवल बंगाली समाज बल्कि हिंदी और जो भारतीय समाज है वो देवदास पर अटक के रह गया। मैं शेष प्रश्न को शरद की एक बड़ी मेरी ऑल टाइम फेवरेट अगर कोई किताब है हिंदी साहित्य में तो वो शेष प्रश्न है, और बहुत ही क्रांतिकारी रचना है। और मैं बार बार शेष प्रश्न का जिक्र यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं और मृदुला जी जब भी बात करते हैं तो मैं एक बार शेष प्रश्न का जिक्र ज़रूर कर लेते हैं। और वो अभी तक कहती है कि तुम बताओ 100 साल पहले जिस पात्र की रचना उन्होंने कर दी, हम आज तक वैसे पात्रों के बारे में बात करने से हिचकते हैं। हालांकि आप जब उसके हिस्से की धूप पढ़ें या आप चित्तकोबरा पढ़ें तो आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रेमचंद की कमल नजर आती है। शेष प्रश्न की उस प्रेमचंद शरद चंद्र की कमल, शेष प्रश्न की कमल आपको कहीं ना कहीं उसमें नजर आती है। तो शायद एक वो समानता है। अभी मैंने शायद कहीं पे भी एक कमेंट आया था कि अनित्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं भी मानती हूँ कि अनित्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कठगुलाब, क्योंकि आप कठगुलाब जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें वो मेहनत नज़र आती है। 7 साल में, और जो उसकी पृष्ठभूमि है, वो इतनी विस्तृत पृष्ठभूमि है। आप उसके जो पात्र हैं, एक तो पात्र इतने सारे हैं, कथानक इतने सारे हैं, और वो इतना बड़ा कैनवस है वो, और सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, और उसके बावजूद एक बारीक सी डोर जिस तरह से सबको बांध के रखती है। मुझे कठगुलाब बेहद पसंद है, और मैं और मृदुला जी भी इस बात को मानती है कि उनको साहित्य अकादमी कठगुलाब के लिए मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो अपना सबसे जटिल उपन्यास मैं को मानती है, और मैं शायद उसको जटिल उपन्यास इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पाई। अब अभी भी मेरा यह दावा नहीं है कि मैं ये सारे उपन्यासों को मैं पूरी तरह समझ पाई। शायद कुछ समय बाद दोबारा एक बार पढ़ूंगी तो मुझे एक और नया डायमेंशन दिखेगा, कुछ नया दिखेगा जो पहले मेरी अपनी नर्मदा वाकई नर्मदा बहुत ही बड़े कैनवास का चरित्र है। नर्मदा को आप की जो कहानी है वो आप जब देखेंगे, मुझे एक और जो कैरेक्टर है असीमा की माँ, मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा, लेकिन असीमा की जो माँ है,
मैं उस चरित्र की बहुत बड़ी फैन हूँ कि जहाँ वो अपने उनकी जो मोरालिटी है वो अपने पति की जो डिमांड है उनसे मैच नहीं करती है और इसलिए वो उसके रास्ते से हट जाती है और उसकी जो दूसरी पत्नी है उसको उसके लिए अपने मन में कोई भी बुरी भावना रखे बगैर और उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ी होती है और वो ऐसी स्त्री है कि आप वो स्त्रीवाद का झंडा लेकर के नहीं जा रही हैं और आखिर में जो एक उनका जो एक दृश्य है कि जब बेटा उसी दूसरी स्त्री को निकाल करके अपने पिता के मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति ले लेता है तो वो स्त्री के लिए आखिरी शब्द वो मरने के पहले उस स्त्री के लिए लड़ती हैं कि उसको उसका हक मिलना चाहिए और ये बोल के वो चली जाती हैं और जब बेटा अपने पिता की राह पे जाता है तो वो अपने बेटे का साथ नहीं दे करके अपने सौतन का साथ देती है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो इतने सारे चरित्र हैं और इतना बड़ा कैनवस है उसका और इतनी बारीकी से उन कहानियों को बुना गया है वो जो शहरी वो हो या नर्मदा वाकई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और एक अनित्य में भी एक कैरेक्टर है जो घर में काम कर रही होती हैं उनका कैरेक्टर है बड़ा जो बच्चों को डांट देती है और उनको वो खाना बर्बाद करते हैं तो उनके उनके उनसे नाराज होती है तो वो मैंने उनको कहीं पूछा भी कि आपकी आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह के लोग थे कि जो घर में काम कर रहे हैं लेकिन उनका जो अधिकार है घर के सदस्यों पे वो घर के सदस्यों से भी ज़्यादा है उनके बच्चों को वो अब वो कि वो गार्जियन होती है तो उन्होंने शायद ऐसी कुछ चर्चा भी की थी मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं वापस आती हूँ तो कठगुलाब मेरी पसंदीदा कहानी है अनित्य भी मुझे अपने कैनवस के लिए अपने कथानक के तौर पर और जिस तरह से जैसे मृदुला जी बताती हैं इमरजेंसी का उनके परिवार पर किस तरह से व्यक्तिगत असर पड़ा था क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान या उसके तुरंत बाद अपने पिता को खो दिया था तो वो उन्होंने बहुत वो दर्द उनका उस किताब में अनित्य में नजर आता है कि जो टूटी फूटी आज़ादी मिली थी आधी अधूरी आज़ादी मिली थी उसको लेकर के उस पीढ़ी का जो आक्रोश है वो सारी चीज़ें अनित्य में नज़र आती हैं और उसका जो लेखन है वो विशिष्ट है वो बिल्कुल ही आप जिस ऑल्टर ईगो की बात हम अभी कहते हैं पैरेलल स्टोरी टेलिंग की बात हम अभी कहते हैं वो उसमें नज़र आती है जो कहानी आज के 40 साल पहले लिखी गई थी तो वो भी एक अद्भुत किताब है मेरे ख्याल में मेरा वक्त अब ख़त्म हो रहा है इसके बाद अगर मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हो या अगर कुछ और कहना हो तो आप मुझे बताएंगे जी शुक्रिया शिल्पी जी जी मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है बिल्कुल आ रही है जी बताएं जी शुक्रिया जी 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 हमारे साथ लगातार अजय शॉ जी बने हुए हैं जी वे जी शुरुआत में भी एक प्रश्न चितकोबरा के संबंध में कर रहे थे वह प्रश्न मैं स्क्रीन पर भी रख रहा हूं वे जी पूछते हैं कि चितकोबरा में जिस प्लेटोनिक लव की वकालत मृदुला गर्ग मनु के माध्यम से करती हैं जी वह तो रिचर्ड्स में दिखता ही नहीं है यदि दिख रहा हो तो कृपया किन्हीं बिंदुओं का उल्लेख करें लेकिन चितकोबरा में प्लाटनिक लव से आपका शायद यहाँ पे मंतव्य ये है कि यहाँ पर ये एक प्रॉपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की गई है और इसमें कहीं भी ये नहीं है कि ये शरीरेतर प्रेम है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको ना कहीं पे भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है उसको कहीं पे गलत ठहराने की भी कोशिश नहीं की गई है प्रेम को प्रेम की तरह रखा गया है आप मैं अगर आपकी बात ठीक से समझ रही हो तो आप बताएं नहीं तो हो सकता है मैंने आपके सवाल को ठीक से समझा नहीं है अजय जी जी और अगर सुन रहे हैं अजय जी तो अपनी बात और रखें कमेंट की ओर से आप और दोबारा अजय करें जी का ही एक और प्रश्न यहाँ पर
जी, मैं जी दोबारा से रखता हूं इनके प्रश्न को। जी, मृदुला जी ने ऐसा कहा है। मैंने स्क्रीन पर जी जी, रखा है, मृदुला आप जी ने देख ये पाएंगी। कहा कि भाई मैं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि एक बार राजेंद्र यादव ने किसी कोई एक पात्र है चितकोबरा में, उसके लिए उन्होंने पूछा कि क्या ये कोई, या क्या ये आपके जीवन में ये इंसान है, लेकिन कभी किसी ने मनु के लिए ये सवाल नहीं पूछा मृदुला जी से कि क्या मनु और आप में क्या समानता है और ये क्या ये, लेकिन उन्होंने ये बात बहुत ही बेबाकी से कहा है कि भाई जब मैंने चितकोबरा लिख डाली तो अब मुझे अपनी आत्मकथा लिखने की क्या जरूरत है। तो अगर हम, मुझे लगता है अशरीरी को प्रेम अजय जी की हाँ हाँ तो नहीं, मैं मुझे लगता है बीच में एक शायद आपने चितकोबरा मृदुला गर्ग का आत्मकथ्य भी है, आत्मकथ्य ही है। आत्मकथ्य ही है। जी, वह लेकिन वह आप कमेंट वह यहाँ कमेंट भी मैं देखिए, यहाँ पर रख रहा एक और हूँ। चीज मैं यहाँ पे वे लिख स्पष्ट रहे कर हैं देना, जी। आप, मैं आपको एक बहुत ही यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। आपको किसी भी लेखक को वो स्पेस पाठक के तौर पे आपको देना होगा। कोई इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि क्या ये बिल्कुल ही वही कहानी है, क्या ये उन्होंने उस तरह से लिखी, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात कही है, तो आप लेखक को उसके लेखन में कितना पाते हैं और कितना अलग करते हैं, इसकी पाठकीय स्वतंत्रता आपको भी है, लेकिन इतनी लेखकीय स्वतंत्रता आपके लेखक को भी होनी चाहिए। आत्मकथ्य भी है या जी आत्मकथ्य ही बिल्कुल है, बिल्कुल। ये और वे आपके ऊपर छोड़ा गया है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। वो उनके एक उपन्यास द लास्ट ईमेल को लेकर भी उनको ऐसा लगता है, जब उससे भी जोड़कर देखते हैं इस द उपन्यास से। लास्ट ईमेल उनका कोई उपन्यास, कोई कहानी है उनकी? मैंने उनकी सारी कहानियां नहीं पढ़ी, इसलिए मैं इस पे लास्ट ईमेल के नाम से, जी, द लास्ट ईमेल के नाम से अंग्रेजी में उनका एक उपन्यास है जो वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ। वर्ष 2017 में एक उनका उपन्यास अंग्रेजी में द लास्ट ईमेल के नाम से प्रकाशित हुआ था। जी, मैं और एक और प्रतिक्रिया हम रखते हैं जी, अजय शॉ जी की ही। अनित्य के साथ साथ विशेषकर प्रेम, काम और विवाह तथा तलाक के संदर्भ में मृदुला गर्ग अपने साहित्य में स्वयं को बड़ी बारीकी से पेश करती है। हिंदी साहित्य में मृदुला गर्ग की और एक जगह और सिर्फ प्रतिक्रिया अजय जी की ही। जी, और एक और प्रतिक्रिया जो स्क्रीन पर है कि वास्तव में जो रिचार्ज पात्र है उनके साथ ईमेल पर की गई सारी रिचर्ड, मेरे ख्याल बातें में जो रिचर्ड, चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हैं, रिचर्ड की बात कर अर्थात रहे हैं। रिचर्ड्स जो वास्तव में चरित्र है, उनके साथ किया गया पत्राचार है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों उपन्यासों के बीच आपको, की जो हाँ, कड़ी लेखक, बनती है उसकी ओर इशारा करते हुए। जी जी बिल्कुल। इस तरह से मित्रों हम लोग इस कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ चले हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा रही शिल्पी जी की ओर से, क्योंकि न सिर्फ शिल्पी जी स्वयं बड़ी ही गहनता से उन उपन्यासों को पढ़ती रही हैं, मृदुला गर्ग के उन उपन्यासों को जिसकी आज चर्चा की, बल्कि कहीं ना कहीं जो एक पढ़ते हुए पाठक के भीतर जिस तरह के परिवर्तन होते हैं, जिस तरह की छवियां बनती हैं, जिस तरह के इंप्रेशंस के साथ वह वर्षों तक उस पुस्तक को याद कर रहा होता है, वे सारी चीजें भी आज शिल्पी जी ने साझा की। दूसरी बात कि जब शिल्पी जी मिलती हैं बतौर पत्रकार, और हम जानते हैं कि यह ब्लॉग भी लिख रही हैं और वहां लिखे गए इनके निबंधों का एक संग्रह भी आया है, तो एक लेखक पत्रकार जब तमाम प्रश्नों के साथ उस रचनाकार से मिलता है जो उसका प्रिय है, तो कई बार वहां भी ऐसी कई तहें खुलती हैं जिसकी ओर संकेत शिल्पी जी ने किया। और जिस अप्रकाशित इंटरव्यू की बात की शिल्पी जी ने
हम शीघ्र ही उसे पढ़ेंगे और उनमें भी ऐसी कई बातें होंगी मृदुला गर्ग जी की ओर से कही हुई जो जिन्हें जानने में हमें रुचि होगी, हमें उसकी जी, प्रतीक्षा रहेगी। शिल्पी जी बिल्कुल। वह कब आए और कहां से आए। और अनित्य की और उसके हिस्से की धूप, इन उपन्यासों की भी चर्चा हुई तो अनित्य पर जो कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी उस समय, उनमें से कुछ एक को मैं यहाँ पर रख लेता हूं, हमारे साथियों को एक तत्काल एक रेडी रेफरेंस जैसा थोड़ा मिल जाता है। अभी उस पात्र की चर्चा शिल्पी जी ने भी की थी, अभिजीत की, और उसको जोड़ा भी था मृदुला जी के अपने परिवारजनों से। जयेंद्र कुमार लिखते हैं अनित्य के इस पात्र को लेकर, अभिजीत को लेकर, कि अभिजीत जैसा सभ्य शिष्ट जीवन का सही सांगोपांग चित्र शायद ही कहीं और मिले। तो एक बड़ा कथाकार, एक बड़ा लेखक किसी पात्र को लेकर किस तरह से सोच रहा है, उसका एक उदाहरण मैंने यहां रखा। इसी तरह धर्मवीर भारती क्या सोचते हैं अनित्य उपन्यास को लेकर, उसको मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं। याद रही किताबों में सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा मृदुला गर्ग के अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास अनित्य का। मैं मित्रों को यहां बतला दूं कि धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास में कई 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 कहानियां छापी मृदुला जी की, तो वे उनके लेखक के उस पक्ष से भली भांति अवगत हैं, चाहे सारिका हो, चाहे धर्मयुग हो, ऐसी कई कहानियां मृदुला गर्ग की उन जगहों पर आई। एक प्रतिक्रिया मैं ले लूं अजय श्वा जी की, वे लिख रहे हैं, कुंठित पुरुष मन का ऐतिहासिक चित्रण है अभिजीत। मैं अब वापस धर्मवीर भारती की उस प्रतिक्रिया पर आता हूं जो अनित्य को लेकर वे लिख रहे हैं। वे लिखते हैं कि याद रही किताबों में सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा मृदुला गर्ग के अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास अनित्य का। केंद्रीय बिंब है उसका पहाड़ों में उगा लंबा शानदार देवदारू, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और एक दिन जड़ से उखड़ कर गिर पड़ता है। देवदारू देवदारू प्रतीक है उस संस्कारवान व्यक्तित्व का जो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान उभरा था। वह समझौतों के खिलाफ था, लेकिन इन समझौतावादियों की जो कुटिल दो मुही संस्कृति आजादी पाने के बाद उभरी, उसने धीरे धीरे उन क्रांतिकारी मूल्यों को छिन्न भिन्न कर दिया जिनका प्रतीक भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद था। इस सारी प्रक्रिया को एक मध्यवर्गीय परिवार की कथा में पिरोकर मृदुला गर्ग ने जितने मार्मिक, प्रामाणिक और कलात्मक ढंग से अपने इस उपन्यास में रखा है, वह सचमुच बहुत प्रभावशाली है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे इस उपन्यास को लेकर पाठक, लेखक और आलोचक वर्गों में से कुछ एक ने बिल्कुल सही सही तरह से अपनी टिप्पणी दी है, अपनी राय दी है। और हमने अभी इसकी पूर्व की कड़ी में भी जिन कहानियों पर चर्चा की, उनमें से कई ऐसी कहानियां थी जहां माइग्रेशन आता है। माइग्रेशन जब आता है, देश से बाहर जब युवा लोग नौकरी करने जाते हैं, और सैम जैसी कहानी की चर्चा कर रहा हूं जिसकी चर्चा अभी उर्मिला श्रीज जी ने भी की, तो वो सिर्फ दोष उस युवा को नहीं देती हैं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को देती हैं, उस पूरी आर्थिकी को देती हैं जिसके बीच ये घटनाएं घट रही हैं। जो चर्चा आपने की शिल्पी जी, और सब हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्र को लेकर भी वे कितनी सजग हैं। और जब दिल्ली से बिहार के उस बेहद पिछड़े माने जाने वाले इलाके में जाती हैं, उस समय की बात जब वे गई थी, तो कैसे उन्हें लगता है कि वहां तो जो अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में है उससे बिल्कुल उलट वहां की दुनिया है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। वहां एक अलग तरह से ही आर्थिकी चल रही है। ये तमाम चीजें वह रचनाकार समझ रहा है।
तो जटिलताएं उस तरह से आती हैं। और जब ये जटिलताएं आती हैं तो जो एक तटस्थ भाव है, जो कई लेखकों ने गौर किया कि मृदुला गर्ग के लेखन में, कि वे बहुत, अभी मैं एक और कमेंट पढ़ूंगा मनोहर श्याम जोशी जी की, उसमें भी यह भाव आता है। तो वे सब चीजें यूं ही नहीं आ गई हैं, लेखक इन्वॉल्व भी है और लेखक किस तरह से एक दूरी बनाकर भी लिख रहा है, और वो जो उसका जिया हुआ जो है, जो उसका अपना जीवन है, उसी में वह कैसे, चूंकि वह फिक्शन लिख रहा है तो वो पूरी तरह आत्मकथा नहीं मगर है, और जिन जिन जगहों पर है, जिन जिन अंशों में है, उसकी ओर भी हमारे आज के वक्ता ने अपनी बात रखी। एक और प्रतिक्रिया मैं सीधे अजय शाह जी की प्रतिक्रिया स्क्रीन पर रख रहा हूं और अभी पढ़ता भी हूं। वे लिखते हैं, कठगुलाब के किन्हीं अंशों एवं तुक जैसी कहानी को छोड़ दिया जाए तो मृदुला गर्ग के पुरुष पात्र मौन हैं, मानो उन्हें चुप कर रखा गया हो। आखिर ऐसा क्यों? इसी कारण पुरुष पात्रों की विश्वसनीयता भी संदिग्ध प्रतीत होती है। जी शिल्पी जी, कुछ कहना? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। ये सही है कि जो कठगुलाब की जो कहानियां हैं वो स्त्रियों की कहानियां हैं, तो स्त्रियों के माध्यम से सुनाई गई है, लेकिन कर्ता पुरुष पात्र हैं। आप विपिन तो चलिए एक मुख्य पात्र है और विपिन की कहानी है वहां पे, लेकिन उसके बाद आप शुरू से अंत तक देख लीजिए, उनके पुरुष पात्र मौन नहीं है। हाँ, उनके पुरुष पात्रों को एक टिपिकल विलन का जामा पहना के उन्होंने कहीं नहीं रखा है, बट वो अपनी सहमतियों असहमतियों के साथ पूरे मुखर तौर पर वहां पर खड़े हैं। उसके हिस्से की धूप में मैं यहाँ पे मैंने मार्क करके नहीं रखा है, तो आप मुझे अगर एक जो मनीषा के पहले पति हैं वहां पे एक दृश्य है, एक दृश्य है, मैं नाम भूल रही हूँ, मधुकर और मनीषा तो खैर याद है, लेकिन उनके पहले पति का नाम है। उन्होंने एक दृश्य में पूछा है कि जब जितेन नाम है शायद, हाँ जितेन, तो एक दृश्य में जहां वो पूछते हैं कि क्यों इतना काम करते हो, वो किसी कागज की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एक बड़ा ही रोमांटिक सा जवाब देने के बजाय वो कहते हैं, क्यों, तुम बुद्धिजीवियों को पढ़ने लिखने के लिए कागज चाहिए, लेकिन ये नहीं समझना कि वो कागज कहाँ से बनकर और कैसे बनकर आता है। तो वो लेखक नहीं है, जितेन कोई बुद्धिजीवी भी नहीं है, वो लेखक भी नहीं है, मनीषा की तरह साहित्य की रूमानी दुनिया में भी नहीं रहते हैं, लेकिन यथार्थपरक है और वो यथार्थपरकता उनकी सारी बातों में झलकती है। तो बिल्कुल ही मौन नहीं है। तो मैं इस बात का जवाब केवल इसलिए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि मैं, और ये बात मैं मृदुला जी से भी कहती हूँ कि भाई आपके जो पुरुष पात्र है वो कहाँ मिलते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई मैं पुरुषों की विरोधी में नहीं हूँ, मैं पुरुषों का विरोध नहीं करती हूँ, बट जो भारतीय पुरुष कूड़ मगज होते हैं वो मुझे नापसंद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, और ऐसी कई कहानियां हैं और उपन्यासों में भी जहां स्त्री पुरुष के साथ बिल्कुल बराबरी में चल रही है। वहां कोई टक्कर लेने वाली बात नहीं है, वहां कहीं ना कहीं वह बराबरी के स्तर पर चाहती है व्यवहार को रखना पुरुष की। अगर हम हरी बिंदी कहानी की ही चर्चा करें, हरी बिंदी कहानी की चर्चा भी का हमने पाठ भी अभी किया था पीछे की कड़ी में, वहां भी बिल्कुल जब उसको यह लगता है कि टैक्सी का पैसा यह दे देगा, ऐसा वह उसको लगता है, सोचती है, तो लगता है कि यह जो भेंट है, यह जो मुलाकात है वह तो गई। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है कि नहीं, हमारी आज की यह यात्रा बहुत शानदार रही, बहुत कीमती रही, क्योंकि हमने हरी बिंदी लगाई हुई स्त्री को पहली बार देखा है। तब जब वह कहता है कि मैं दूंगा भाड़ा, तो उसको लगता है कि ठीक है। तो वो जो ह्यूमर है, वो जो लेने और देने का जो अपना अंदाज है, स्त्री कहाँ सहमत हो रही है किसी छोटे से भी फेवर को। हालांकि बिल जो है रेस्टोरेंट में बिल वह स्त्री चुकाती है,
मगर टैक्सी का वो उस तरह से जो एक पूरा एक रिश्ता जो बनता है, जहां उसको लगता है कि अगर परंपरावादी तरीके से वह पुरुष पेश आता इस हरी बिंदी कहानी में, तो वहां वह बात नहीं बनती। तो यह जो बात बन रही है दो लोगों के बीच, वो इसलिए बन रही है कि दोनों अपने अपने व्यक्तित्व को लेकर सजग हैं, निश्चिंत भी हैं, आज की भाषा में कहें तो कूल भी हैं। इसलिए मृदुला गर्ग जी अपने किसी वक्तव्य में इस बात को कहती भी हैं कि हरी बिंदी उनके जेहन में इस तरह से तारी रही कि बाद में कोई और एक कहानी लिखती हैं, उसका भी लगभग भीतर का जो उसकी आत्मा है उसकी भीतर की, वह भी इसी कहानी जैसी कुछ है। तो ऐसे ही उनके उपन्यासों में भी है, जहां जो लेखिका है या जहां जो पात्र है वह तमाम प्रसंगों के बीच भी अपने कर्म को लेकर सजग है। जबकि अगर हम इसी उपन्यास की बात करें, उनके पहले ही उपन्यास उसके हिस्से की धूप की, तो उसमें जिस तरह से जो बिल्कुल उपन्यास का अंत होता है, वहां उसको लगता है कि नहीं, अगर कुछ लोग, कुछ प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों के साथ नारेबाजी करके उसको सहमत, उसको यह पा रहे हैं कि तर्क सिद्ध है कि हम व्यवस्था के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं भी अपने लेखन से उसको सही ही साबित करूंगी। तो अपने काम में भरोसा करना भी कहीं ना कहीं मृदुला आवाज गर्ग के ना कलम की करो एक बड़ी मेरी। ताकत है, जो जहां उसके पात्र। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और शिल्पी जी, मुझे लगता है कि एक छोटा सा हिस्सा। हाँ, आप बताएं, आप कुछ कह रही हैं प्लीज। वही कह रही हूँ कि उसके हिस्से की धूप में भी सही और गलत कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं है। मनीषा अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद ले रही है और अनअपॉलोजेटिक है उन चीजों को लेकर के। क्षण भर को जितेन वापस उसकी जिंदगी में आया है, वो उसको लेकर के भी उतना ही सहज है। और जितेन जो है, जिस तरह की मेच्योरिटी उस पुरुष पात्र में दिखाई गई है, 70 के दशक में आप ऐसे पुरुष पात्र की कल्पना नहीं कर सकते भारतीय समाज में, जो पत्नी उसको छोड़ के अपने प्रेमी के साथ गई है और उसका कोई मेल ईगो उसको लेकर के हर्ट नहीं हुआ है। तो दोबारा जब मिलते हैं, दोबारा उनका संपर्क स्थापित होता है, वहां पर भी वो बड़े सहज तरीके से कहता है कि तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो, बस थोड़ी सी पतली हो गई हो। और वो अपने प्रेम के लिए एक सुखी, संपन्न, सुविधापूर्ण जीवन को छोड़ करके आई है। और जिस जिस नई गृहस्थी में वो आई है, वहाँ वो गृहस्थी भी उसी की है, और प्रेमी जो है वो पूरी तरह भारतीय पति में तब्दील हो चुका है। और जो उसके आसपास की जो दुनिया है, वो बिल्कुल भी वैसी, वो बिल्कुल ही यथार्थ की कठोर जमीन वाली दुनिया है, जहाँ उनके पति के दोस्तों की जो पत्नियां हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई शाम को घर आ रहे मेहमानों के लिए खाना बनाने की जगह किताब कैसे, कहानी कैसे लिख सकता है। और पति वहां पर दोस्तों के सामने एक तरह से उसके अ, उनका मजाक बनाता है। और लेकिन वहां पर भी आप कुछ ऐसा उसको कोई कोई इस तरह का कोई कोई अपोलोजेटिक नहीं देखते हैं कि अच्छा मैंने ये क्या निर्णय ले लिया और क्या कर लिया। कोई वहां पे बिल्कुल ही वो जजमेंटल नहीं है। और आखिर में ये चीज खत्म होती है कि भाई आवाज उठानी जरूरी है ना। और मधुकर कहता है कि तुम्हें तो मैं लेखक ही नहीं समझता, मुझे क्या समझते हो या नहीं उसे छोड़ो। मनीषा ने तड़प कर कहा, पहले ये समझो कि तुम खुद क्या हो। यह जो तुम करने जा रहे हो 14-15 बरस के छोकरों का काम नहीं तो और क्या है। बुरा मान गई, मधुकर मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो, तुम बड़ी लेखिका हो, अब बहस छोड़ो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। कहाँ जा रहे हो। मनीषा जैसे हवाई उड़ान से टूटकर धरती पर आ गिरी। आज हमारे छात्र पूरी दिल्ली की दुकानों पर तैनात हैं, यह देखने के लिए कि रोजमर्रा की चीजें ठीक दामों पर बिक रही हैं या नहीं। फिर हम सब जुलूस लेकर लोकसभा जा रहे हैं, या लोकसभा भंग करनी होगी। अब न मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को बर्दाश्त किया जाएगा, न इस भ्रष्ट चुनाव प्रणाली को। कहते कहते मधुकर का चेहरा अटल विश्वास और निश्चय की कांति से यूं चमक उठा कि चाहकर भी मनीषा नहीं कह सकी कि यह सब पहले भी हो चुका है और नतीजा कुछ नहीं निकला। वह समझ गई यह समय बहस करने का नहीं है, पर जो उसने नहीं कहा मधुकर ने उसके कहे बगैर ही सुन लिया। सहसा उसका चेहरा अति गंभीर हो उठा। इससे कोई और नतीजा ना भी निकले मनीषा, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया।
वही तो मधुकर, वही तो असली करना है आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि। मनीषा उत्साहित स्वर में चिल्ला उठी। उसे लगा इधर उधर की बहस के बीच सहसा मधुकर ने ठीक उसके मन की बात कह दी है। पता नहीं उसके शब्द मधुकर के कानों तक पहुंचे भी या नहीं। अपनी बात कहकर शायद उसे लगा कि वह जरूरत से ज्यादा साफ बात कह गया है और उसने स्कूटर चलाने के लिए एक जोरदार किक लगाई थी। उसकी खड़खड़ में मनीषा के शब्द शायद ही सुनाई दे पाए हों। जो भी हो, स्कूटर पर सवार हो चलते चलते अनमयस्क भाव से उसने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहला दिए। बस उसके इस कार्यवस्थ सहज दुलार को मनीषा ने मित्र भाव से स्वीकार कर लिया और सद्भावना के साथ उसे जाते हुए देखती रही। उसके स्कूटर की खड़खड़ाहट जितिन के तेज आगे बढ़ते व्यस्त कदमों की पदचाप से जा मिली और उसी बीच मधुकर के शब्द गूंजते रहे। कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि मैंने जो कर सकता था मैंने किया। कुछ देर वहीं खड़ी मनीषा उन्हें सुनती रही, फिर सिर ऊंचा करके ठंडी हवा का एक लंबा कश खींच भीतर जाने के लिए मुड़ गई। एक सुखद अनुभूति के साथ उसने पाया कि अकेलेपन की चिलकती धूप अब भय से उसे डरा नहीं रही, प्यार से सहला रही है। वह सीधी अपने कमरे में अपनी लिखाई की मेज पर जा पहुंची। वहां पड़ा कलम हाथ में थाम लिया। तुम मुझे लेखिका मानो न मानो मधुकर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने मन ही मन कहा। मैं लिखूंगी, अवश्य लिखूंगी, और वह जो मुझे परितोष दे सके। उससे कोई और नतीजा ना भी निकले, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया। तो यहाँ आकर ये उपन्यास खत्म होता है। कोई सही गलत कोई किसी किसी निर्णय पे कोई जजमेंटल होने की कोई जल्दी नहीं है लेखिका को। ये पहला उपन्यास था जो शायद उन्होंने 30 साल की उम्र में लिखा था। और आप इतनी इतनी ये खूबसूरत बात है कि आप अपने फैसले ले रहे हैं, और न केवल अपने फैसले ले रहे हैं बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल। और अगर नायिका कुछ यह कहती है, उस पर कमेंट करती है, तो वह तैयार भी रहती है उस प्रहार को सुनने के लिए। अगर वह उससे सवाल करती है कि तुम्हारी नारेबाजी से क्या होगा, तो वह अपने लेखन पर उसके भी सवाल को सुनने को तैयार रहती है। तो वह एक और बेहद वो उदार उस मना, स्वतंत्र चेता और लोकतांत्रिक महिला है। वो उससे बड़ी बात ये है कि जी उस जो हौसले हैं, ये छोटे मोटे तानों से वो विचलित नहीं होती। उसको पता है वो क्या कर रही है। उसको तभी भी पता था जब वो जितिन को छोड़ करके आई थी मधुकर बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। आज भी पता है जब वो इस अपने 2 कमरे की गृहस्थी में अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। और अजय जी, मृदुला जी ने अपनी रचनाओं में, ऐसा नहीं है कि उनकी रचनाओं में विवाह का औचित्य नहीं दिखता। उनकी रचनाओं में विवाह, उस विवाह की जो वो चार दीवारी के अंदर वाली परिभाषा हमने बांध रखी है, वो उनकी रचनाओं में फिट नहीं है। वो उनकी रचनाओं में फिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पर भी ये कहा है समा कि विवाह का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ भी माफी चाहती हूँ अजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। जी। मेरे ख्याल में अब हम इस जी चर्चा को नहीं, ठीक ही है। वह तो किसी भी चर्चा में, जी, किसी क्योंकि भी मैं चर्चा यहाँ पे परिचर्चा में आलोचक की यह हैसियत से स्पेस नहीं, तो मैं एक होना ही पाठक की चाहिए। हैसियत से हूँ यहाँ पे। मैं एक पाठक की हैसियत से हूँ यहाँ पे, और जो मेरी पाठकीय समझ है उनकी रचनाओं के बारे में, आप पाठक कह लें, आप एक फैन गर्ल कह लें, आप जो भी कह लें, उसकी हैसियत से हूँ यहाँ पे, और अपनी पाठकीय समझ के अनुसार मैं इस पे चर्चा करूंगी। और मेरे ख्याल में अर्पण जी, अब हम इस चर्चा को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, अगर आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बातचीत रही, और अजय शाह जी और तमाम दूसरे मित्रगण जिन्होंने अपने प्रश्न पूछकर, अपनी टिप्पणियां देकर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को एक दुतरफा, एक रंगत ही प्रदान किया है, मैं ऐसा मानता हूं। और तमाम बिल्कुल। लोग, रश्मि पाठक जी, चंद्रकला सिंह जी, आकाश, निर्मला सिंह, राकेश कुमार, महेंद्र रंगा, प्रियंका श्रीवास्तव, बजरंग बैरवा, और तमाम लोग जिनके नाम मैं अभी सबके नहीं ले पा रहा हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग समय निकाले और जुड़े। शिल्पी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि इतनी तैयारी के साथ आई और अपनी पूरी बात रखी। जाते जाते हम मनोहर श्याम जोशी जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं
क्योंकि मनोहर श्याम जोशी मुझे लगता है कि एक ऐसे लेखक रहे जिन्होंने कई कई विधाओं में लिखा, व्यंग भी लिखा, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, अलग तरीके से लिखा, कुमाऊनी में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रही मृदुला गर्ग और मनोहर श्याम जोशी के बीच। और मृदुला जी भी हम लोग देखते हैं कि कॉलम भी लिख रही हैं, व्यंग भी लिख रही हैं, कहानियां, उपन्यास हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में लिख रही हैं। तो ऐसे में चूंकि आज अनित्य की चर्चा भी हुई है और महत्वपूर्ण चर्चा हुई, तो मनोहर श्याम जोशी की वह प्रतिक्रिया ले लें अनित्य को लेकर, जो पुस्तक पर उपलब्ध भी है, मैं उसमें से पढ़ता हूं और इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे, काफी समय भी हो गया है। मनोहर श्याम जोशी लिखते हैं, मित्रों, मृदुला का लेखन परंपरावादी नहीं है। जितना सशक्त लेखन मृदुला ने किया है, जितना सशक्त लेखन मृदुला ने किया है, हिंदी में वैसा लेखन कोई कर नहीं रहा। बहुत अद्भुत लेखन है, अपने ढंग का एकदम अकेला। अनित्य के सभी पात्र मेरे परिचित होने पर भी अपरिचित लगते हैं। अनित्य के सभी पात्र मेरे परिचित होने पर भी अपरिचित लगते हैं। यूं तो पूरा मध्यवर्गीय परिवेश है, मगर पात्र स्टीरियोटिपिकल नहीं है। वे ऐसे लिखती हैं, बिल्कुल तटस्थ भाव से, कहीं जजमेंटल नहीं, कोई निर्णय नहीं देती, नैतिकता का प्रश्न नहीं उठाती। इतना कैजुअल स्टाइल है कि वैसे लिखती हैं जैसे बोल रही। तो यह जो उनका अपना एक स्टाइल है, जिसे अपने समय का एक बड़ा लेखक मनोहर श्याम जोशी पकड़ता है, कि परिचित को भी अपरिचित बना देती है, तो यह फिर सारा विवाद ही समाप्त हो जाता है। वो एक गडमट कर देने का जो कौशल है, जो कहीं ना कहीं मैजिकल रियलिज्म की ओर भी उसको हम देख समझ सकते हैं, वे सारी चीजें भी आती है, तभी तो वह गल्प है। तभी, लेकिन उसमें परिचित की बातें भी हैं, मगर वह परिचित की बातें भी फिक्शन में आकर कई और तरह से अपनी व्याख्या के लिए स्पेस ढूंढती हैं। उसकी जो बहुस्त्रीयता है, उसके जो अर्थ खोजने के जो उपक्रम है, वे और बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है किसी लेखक की, किसी कृति की इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है कि उसके अर्थ लगाने वाले अलग अलग तरीके से अर्थ लगाएं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही शिल्पी जी, शुक्रिया एक बार पुनः। और अजय शॉ भी आपके लिए लिख रहे हैं, शिल्पी जी की स्पष्ट राय के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मित्रों, हम लोग इस कार्यक्रम को, इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। शिल्पी जी हमें सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। जी जी। और शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए और कार्यक्रम के आखिर तक बने रहने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद शिल्पी जी। कल एक नई कड़ी में मित्रों हम पुनः उपस्थित होंगे और मृदुला गर्ग जी पर यह एकाग्र जारी है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार।